हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद कालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे। किस प्रकार की इकोनॉमी महाजनपद काल में थी, कौन कौन से व्यापार थे, कौन कौन से व्यापारियों की श्रेणियाँ थी, किसको क्या कहते हैं। तो ये सारी जानकारी हम एक ही वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें राजनीतिक व्यवस्था थी, वो भी महाजनपद कालीन की। तो ये यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण युग था। ठीक है, तो ये किसके दृष्टिकोण से? इकोनॉमिक प्रगति यानी डेवलपमेंट के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय था। महाजनपद काल यानी छठी शताब्दी या कहें द्वितीय नगरीय सभ्यता का समय। पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह युग जो है उत्तरी काली पॉलिस्टार का काल था, जिसको हम NBPW भी कहते हैं, यानी उत्तरी काली पॉलिस्टार मृतभांड। इस संस्कृति के अंतर्गत क्या हुआ था? लोहे के उपकरण बनाए जाने लग गए थे, साथ ही पकाई गई ईंटें का भी प्रयोग किया जाने लगा था। सिक्के, सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर सिक्के हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले यानी उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल वहाँ पर सिक्के जो थे वो नहीं ढाले जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, पंचमार्क कॉइन क्या है, प्रचलन में शुरुआत हो गए थे। तो यहाँ पर लोहे का आविष्कार, पकाई गई ईंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिक्कों का डेवलपमेंट और मंडल कूपों की उपलब्धता एक नई अर्थव्यवस्था की संकेत करते हैं। तो यहाँ पर एक नई अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्के भी क्या है, डेवलप हो गए हैं और दूसरा लोहे के उपकरण बनाए जाने लगे थे। आगे देखते हैं। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो गई थी। तो इस समय पर कृषि क्या है, बहुत अच्छी अवस्था में देखने को मिलती है, उसमें बहुत सारा प्रयोग किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट तो लोहे की उपकरण उपयोग किए जाने से क्या है, लोहे गहरी जुताइयाँ होने लग गई, जिससे क्या है उपजाऊ जो है कृषि अधिक मात्रा में होने लग गई थी। आगे देखते हैं। 700 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता क्या है, धान की रोपाई पद्धति के विकास, लोहे के उपकरण के ज्ञान ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। तो सिर्फ लोहे के उपकरण से, अब लोहे के उपकरण जो है, लोहा बनाने के लिए बहुत ही उच्च तापमान चाहिए। तो उच्च तापमान के कारण क्या है, स्टार्टिंग में लोहा छोड़ के जो तांबा है, कांसा है, इन सब के उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे। लेकिन उन सब की अपेक्षा क्या है, लोहा जो है बहुत मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण इसकी उपयोगिता क्या है, बढ़ती हुई नज़र आती है। और ख़ास तौर पर कृषि उत्पादन में ये क्रांतिकारी क्या है, परिवर्तन ला देता है। चावल उत्पादन जो है, मध्य गंगा घाटी में गेहूं उत्पादक ऊपरी गंगा घाटी की तुलना में अधिक अनाज उत्पादन होता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, उत्पादन करने का नज़रिया। और उत्पादन जो है वो अतिरिक्त, मतलब जितना लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा क्या है, उत्पादन ज़्यादा होने लग गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी और सूत्र निपात के अनुसार खेत की 2-3 बार जुताई होती थी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी ये बताती है कि महाजनपद काल में खेत की जुताई 2 या 3 बार होती थी। आगे है सांख्यानन गृह सूत्र में बैल द्वारा खेती करने, हल चलाने एवं मंत्रों के साथ क्या है, समस्त कृषि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उल्लेख है। सांख्यायन गृह सूत्र में
किसका उल्लेख करते हैं कि बैलों से यहाँ पर खेती होती है, हल चलाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ताकि मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि जो है कृषि हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो। और समस्त प्रक्रिया आगे बढ़ने का उल्लेख जो है ये सारा का सारा सांख्यायन गृह सूत्र में मिलता है। पाणिनि कहते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी बताती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, यहाँ पर खेतों में 2 या 3 बार जुताई होती थी। आगे है, पाणिनि के ही अनुसार खेतों का सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्षेत्रकार नाम से जाना जाता था। तो इतना अच्छी कृषि उस समय होती थी या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गई थी कृषि, जिसको क्षेत्रकार अधिकारी जो है सर्वेक्षण करने के लिए आता था। तो क्षेत्रकार इम्पोर्टेंट हो गया। आगे है, उत्पादन अधिशेष में जनसंख्या वृद्धि संभव हुई। जब उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा होने लग गया तो उससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई तो काम, जो खेती का काम है वो और ज़्यादा बढ़ता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन को यज्ञ पर खर्च करने की प्रवृत्ति भी कम हो गई। और यहाँ पर क्या है, जो उत्पादन है वो यज्ञ पर खर्च, पहले क्या है बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, लेकिन इस समय तक क्या है, यज्ञ पर खर्च करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती नजर आती है। इसी काल में सर्वप्रथम खेती तथा वास की भूमि को पृथक वर्गीकरण किया गया था, यानी कि खेती करने वाली जमीन अलग होगी और रहने वाली जमीन या उस पर वास करने वाली जमीन क्या है, अलग होगी, पृथक होगी। कृषि भूमि के लिए जहाँ क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं चारागाह के लिए वन या दाव शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर द्वितीय नगरीय सभ्यता या फिर कहें या बौद्ध के समय, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, चाहे उसको महाजनपद काल कहें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहें या फिर बौद्ध के समय। आगे देखते हैं, बौद्धायन के अनुसार 6 निवर्तन भूमि की उपज में एक परिवार का भरण पोषण होता था। तो बौद्धायन बताते हैं कि 6 निवर्तन भूमि की उपज से ही एक परिवार का भरण पोषण हो जाता था। अतः इससे ज्ञात होता है कि भूमि नाम की इकाई निवर्तन थी, जो 1.5 एकड़ भूमि के बराबर होती थी। यानी 1.5 एकड़ भूमि है तो एक पूरे परिवार का भरण पोषण कर लेती थी। आगे देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध साहित्यों में खेतपति अथवा बूथपति की चर्चा मिलती है। इनका सामान्य अर्थ होता है, अब भूमि के पृथक पृथक स्वामी थे। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कृषि कार्य में दास जो है कर्मकारों तथा पशुओं को भी नियोजित किया जाने लगा था। आगे देखते हैं, इस समय कृषि और पशुपालन के बड़े बड़े चारागाहों का भी विकास हुआ। माना जाता है कि 500 हलों से खेती की जाती थी। तो ऐसा उल्लेख है, मतलब हलों में सिर्फ 2 बैल ही नहीं, उससे ज़्यादा भी बैल लगाकर क्या किया जाता था, जुताई की जाती थी। लेकिन इसके अलावा सिर्फ कृषि कार्य ही नहीं, पशुपालन भी बहुत बड़ी अवस्था में था और बड़े बड़े चारागाहों का भी उल्लेख जो है उस समय के साहित्य में किया गया है। आगे देखते हैं, पशुओं के चरने की भूमि जो है गोचर या विवाद कहलाती थी। पशुओं की चरने वाली जमीन को विवाद या गोचर कहा जाता था। आगे है, राज्य चारागाहों को जंगली पशुओं से राहत रखने के लिए शिकारियाँ यानी लुब्ध को तथा शिकारी कुत्तों यानी कि खगठिन को भी लगाया जाता था। तो उस समय जितने भी चारागाह होते थे पशुओं की सुरक्षा के लिए कि जंगली जानवर उनको ना खा जाए, तो उसके लिए शिकारी कुत्ते रखा करते थे लोग बाग। अब हम फसलों की बात करें तो सूत्र ग्रंथों में 2 प्रकार के हमें मिलता है, एक तो जौ यानी यव, और 5 प्रकार के 2 प्रकार के जौ मिलते हैं, जो 2 प्रकार के जौ यव या यवनी, और 5 प्रकार के चावल जिसमें कृष्ण बीही यहाँ पर चावल से ही है तात्पर्य, बीही कृष्ण हो गया, महा हो गया, हायन हो गया, यवक हो गया, पौष्टिक हो गए। तो ये सारे हमें सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि चावल के 5 प्रकार थे। आगे देखते हैं, प्राचीन बौद्ध एवं जैन
साहित्य में चावल, चावल यानी शलिक के 4 किस्मों की चर्चा मिलती है, जिसमें है रक्तशली, कमलशली, गंधशली, गंध मतलब जो चावल खुशबू में खुशबू देता था, और महाशली। तो ये जो है इस प्रकार के चावल यानी शली जो हैं चावल, वो प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में इसका उल्लेख है। मतलब चावलों की 4 प्रकार की जो प्रजाति है वो प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? रक्तशली, कमलशली, गंधशली और महाशली। आगे देखते हैं, भूमिकर उपज के छठे भाग से लेके 12वें भाग तक हो सकता है। इस समय जो है अकाल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ उपज हो रही है, बहुत ज़्यादा अन्न कुठार भरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कृषि हो रही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ पर क्या हो जाता था, अकाल या दुर्भिक्ष के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। साहित्य में 3 प्रकार की दुर्भिक्ष की चर्चा है। चंचू हो गया, श्वेतास्त्र हो गया, शलाका वृत्ति हो गई, चंचू हो गए, श्वेतास्त्र हो गए, शलाका वृत्ति हो गए। ये सारे के सारे क्या है, दुर्भिक्ष की चर्चा मिलती है। अब यहाँ पर अकाल का कारण क्या था? वही वर्षा का अभाव। एक तो वर्षा का अभाव क्या है, हमेशा से क्या है, दुर्भिक्ष या फिर अकाल पड़ने का कारण रहा है। आज भी हम देखते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज़्यादा कृषि या फिर बिल्कुल भी कृषि कार्य नहीं होता है। साथ ही साथ परिवहन में कमी। अगर बहुत ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत पहाड़ वहाड़ हैं और रोड वगैरह नहीं बने हैं, तो क्या है, परिवहन में कमी हो जाने की वजह से क्या है, अकाल पड़ते थे। तो 2 ही कारण थे, एक तो वर्षा वाला और परिवहन वाला। आगे देखते हैं, मगध क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा फेमस था किसके लिए? चावल, शलिक के लिए, यानी चावल के लिए। आगे देखते हैं, अब गृहपति जो है वैदिक युग में यज्ञ करने वाला या याजक तथा पशुचारक थे, किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार विशाल प्रतिसत्तात्मक परिवार के मुखिया बन जाते हैं। अब ये जो गृहपति हैं वो, अब उस समय एकल परिवार थोड़ी, बहुत सारे परिवार जो है संयुक्त परिवार रहा करते थे। तो उन सभी संयुक्त का एक मुखिया होता था, जिसको क्या बोलते थे? गृहपति बोलते थे। उन्हें धन के कारण सम्मान प्राप्त हुआ। गृहपति मेढक राज्य की सेना को वेतन देता था तथा बुद्ध संघ की सेवा के लिए उसमें 1200 गौ सेवकों को नियुक्त किया था। इसी तरह अनथ पिंडक भी संपन्न गृहपति थे। तो यहाँ पर अनाथ पिंडक भी क्या है, एक गृहपति का नाम मिलता है। आगे देखते हैं, शिल्प जो है, इस काल में शिल्पों की एक बड़ी संख्या का उल्लेख मिलता है। राजगृह में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख हुआ है। इस काल में शिल्पों का न केवल विशिष्टीकरण हुआ बल्कि शिल्पों का क्षेत्रीयकरण भी हुआ है। जैसे वैशाली के सदलपुत्र में कुंभकारों की 500 दुकानें थी, यानी कि सिर्फ बर्तन बनाने वालों की दुकानें उस समय सदलपुत्र में, यानी वैशाली के सदलपुत्र में 500 दुकानें थी। जुलाहों की भी अलग अलग बस्तियां हुआ करती थी। जुलाहों का वार्ड जो है, जुलाहे वही जो कपड़ा बुना करते थे, तो उनको जुलाहे कहा करते थे। और जुलाहों के वार्ड को तंतु वय धान नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं, हाथी दांत का काम करने वाले दंतकार बिथी कहलाते थे। और रंगरेजों मतलब जो कपड़ा रंगने का काम करते थे, उसको रंगरेजकार विधि कहलाते थे। इसके अलावा कुछ अन्य व्यवसाय भी थी जिन्हें समाज में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं था, और इसे क्या है, हीन सिप व्यवसाय भी कहा जाता था। शिकारी, मुहावरे, नाई और नर्तक, कसाई इत्यादि क्या है, इसको समाज में कोई भी सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। इनको बहुत ही
निकृष्ट माना जाता था। नाइयों को, नट नर्तक जो कर्तव्य दिखाते रहते थे, कसाईयों को, तो ये व्यवसाय ठीक नहीं माना जाता था उस समय के समाज में। आगे देखते हैं मुद्रा देख लेते हैं। तो इस काल में राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार की मुद्रा जारी होने का साक्ष्य नहीं है, परंतु पाणिनि ने कई प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है, जैसे कि निष्क हो गए, शतमान हो गए, सुवर्ण हो गए, करशापण हो गए और निचले मूल्य वर्ग के सिक्के जैसे अर्ध हो गए, पादकाणी, काकड़ी, तथ्य और अर्ध काकड़ी तथा रूप। तो ये क्या है, ये निचले वर्ग के सिक्के थे और उच्च वर्ग के निष्क हो गए, शतमान हो गए, सुवर्ण हो गए, करशापण हो गए। राज्य द्वारा कोई भी सिक्का जारी नहीं किया गया था कि राज्य का ये सिक्का है, मगध साम्राज्य का कोई एक सिक्का हो। तो इस प्रकार का कुछ भी सिक्का राज्य द्वारा जारी नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। इस समय धातु के सिक्के, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन था। धातु के आहत सिक्कों का प्रयोग जो है 500 बीसी के आसपास हुआ है। आरंभ में ये आहत सिक्के चांदी के बने थे, परंतु बाद में धीरे धीरे फिर ये तांबे के भी बनने लगे थे। पंचमार्क सिक्कों में धातु के टुकड़ों पर हाथी, मछली, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनाई गई हैं। ये पूर्व जो है उत्तर प्रदेश, मगध और तक्षशिला में विशेष रूप से पाए गए हैं। शान एक तांबे का सिक्का हुआ करता था। शान जो है एक तांबे का सिक्का। अब व्यवसाय संगठन जो है, इस प्रकार बहुत से व्यवसाय संगठनों या गिल्डों के रूप में संगठित थे और जिन्हें बोलचाल में क्या कहा जाता था, तो श्रेणियां कहा जाता था। बौद्ध जातकों के में इस प्रकार की श्रेणियों की परंपरागत संख्या 18 बताई है और यहाँ पर कुछ निम्नलिखित या प्रमुख कहें प्रमुख श्रेणियों के नाम है। सौवर्णिक हिरण्यक मतलब सुनार से है। प्रावारिक जो है लवादे बनाने अथवा बेचने का कार्य करते थे। गोलिक जो है शीरा बनाने वाला होता था। कोटि कनिकाय जो है, कोटि कनिकाय जुलाहे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जुलाहों का संघ को क्या कहा जाता था, कोटि कनिकाय। कोटि कनिकाय जो होती थी जुलाहों का ही श्रेणी होती थी। सौवर्ण और हिरण्यक जो है सुनारों की हुआ करती थी। लवादे बनाने वालों की प्रावाणिक होती थी, प्रवारिक, और शीरा बनाने वालों की गोलिक। आगे देखते हैं। श्रेणियों के पदाधिकारियों को चौधरी या प्रमुख कहा जाता था और ज्येष्ठक जो है ज्येष्ठक तथा भंडारिक भी कहते थे। अब बिना श्रेणियों के संगठन उद्योगों का संचालन कौन करता था, ज्येष्ठक। यानी कि ऐसा कोई उद्योग जो बहुत ज़्यादा संगठित नहीं है, बहुत छोटा सा उद्योग है, तो उन सब का ज्येष्ठक, उसका संचालन कौन करता था, ज्येष्ठक करता था। व्यापार प्रमुख, अब जितने भी व्यापार हैं उन सब का प्रमुख या मुखिया तो महाश्रेष्ठी कहलाता था। महाशेठी। इस प्रकार इस काल में श्रेणियों का राज्य की तरफ से पर्याप्त स्वतंत्रता, मतलब बहुत फ्रीडम थी व्यापारियों को, बहुत ज़्यादा। श्रेणियों की अपनी पृथक सभा होती थी। श्रेणी के जो है बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। वे वस्तुओं की नाप तौल एवं मूल्य निर्धारण तथा मजदूरी निर्धारण भी किया करती थी। आगे है। श्रेणियों ने अपने निजी सदस्यों पर गहरी पकड़ थी तथा इसके लिए राज्य की तरफ से मान्यता भी मिली हुई थी। श्रेणियां अपने भ्रष्ट सदस्यों का निष्कर्षण कर सकती थी और किसी भी स्त्री को बौद्ध संघ या जैन संघ की सदस्यता के लिए उसे अपने पति के अतिरिक्त पति के संघ से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के श्रेणियों के मध्य एक भंडारिक नामक अधिकारी जो होता था, वो एक सभी में, मतलब बहुत सारे श्रेणियां हैं, तो उन सब में एकता का काम कौन करता था, भंडारिक नामक अधिकारी करता था। बड़े नगरों में बड़ी श्रेणियां थी जिनके प्रधान को महाश्रेष्ठिक कहा जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे बड़ी है श्रावस्ती का महाश्रेष्ठिक
तो उसका श्रावस्ती का महाश्रेष्ठी कौन था? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का। कौशाम्बी का देखें तो व्यापारियों को महाश्रेष्ठी घोषक या घोषित, घोषित भी है, घोषक या घोषित दोनों एक ही हैं, ये नाम मिलता है। अब इन महाश्रेष्ठियों में विभिन्न आवैदिक धार्मिक संगठनों को अनुदान देने में पर्याप्त उदारता दिखाई, जैसे कि यही जो अनाथ पिंडक है उसने जैतवन नामक बौद्ध विहार दिया। आगे है घोषित, ये वाला जो घोषित है कौशाम्बी वाला, उसने क्या है घोषित राम विहार का निर्माण करवाया बौद्धों के लिए। आगे है तो यहाँ पर क्या है आवैदिक धार्मिक संगठनों का बहुत ज़्यादा अनुदान देने की यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब व्यापार वाणिज्य की बात करें तो शिल्प तथा उद्योगों के विकास में व्यापारिक वस्तुओं के आयात निर्यात को बढ़ावा दिया। इस काल में व्यापार स्थल तथा जल मार्ग दोनों जल मार्गों से हुआ करता था। जातक में 500 से 1000 गाड़ियों के साथ माल लेकर चलने वाले व्यापारियों के कारवां का उल्लेख है। मतलब बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, उस पूरे उस झुंड को कारवां कहेंगे। तो कारवां जो है व्यापारिक काफिला होता था और ये कैसे चलता था? सितारों और कोओं की सहायता से थल न्यायाम के नेतृत्व में चलता था। काफिलों में चलने वाले व्यापारियों को सार्थवाह कहा जाता था और ये जो काफिला चलता था उसके जो व्यापारी सार्थवाह और पूरे व्यापारी का एक नेता होता था, उसको सार्थवाह ज्येष्ठक कहा जाता था। आगे देखते हैं प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग हैं, 3 प्रकार के मार्ग हैं। एक पहला मार्ग जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, जो है प्रस्थान या पैठान को महिष्मती, उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी होते हुए साकेत को जोड़ता था। दूसरा है ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र एवं श्रावस्ती के माध्यम से उज्जैन होते हुए भड़ोच को जोड़ता था। तीसरा है मथुरा राजस्थान तथा तक्षशिला से जुड़ा था। सूक्त निपात के अनुसार दक्षिण तथा पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी में मिलते थे। आगे है प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं तो भड़ोच जो है उस समय प्रमुख बंदरगाह था। सोपारा हो गया, भड़ोच, सोपारा और ताम्रलिप्ति मतलब पूर्वी तट वाला। तो भड़ोच, सोपारा, ताम्रलिप्ति ये 3 जो है महाजनपद काल के प्रमुख बंदरगाह थे। भड़ोच, सोपारा, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, सोपारा, ताम्रलिप्ति महाजनपद काल के प्रमुख बंदरगाह थे। आगे देखते हैं व्यापार की प्रमुख वस्तुएं जो हैं रेशम हो गए, मलमल हो गए, अस्त्र शस्त्र, कालीन, आभूषण तथा हाथी दांत के उपकरण होते थे। अधिकतर नदी मार्ग से व्यापार चंपा से बनारस तक होता था। जो नदी मार्ग है चंपा से बनारस तक होता था। व्यापार में वृद्धि के लिए पर्ण सिद्धि संस्कार किया जाता था। इससे सोम की पूजा होती थी। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में कौन सी पूजा होती थी जो व्यापार की वृद्धि के लिए की जाती थी, तो पर्ण सिद्धि संस्कार किया जाता था और इसमें सोम की पूजा हुआ करती थी। आगे है इस समय ऋण पर ब्याज की प्रणाली भी प्रचलित थी जो 1/4% प्रति मास तथा 15% वार्षिक की होती थी। आगे है व्यापारियों को आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापारिक माल पर चुंगी कर देना था, जो 1/20 या आंतरिक तथा 1/10 जो है बाह्य व्यापार होता था। चुंगी कर भी देना पड़ता था, बाह्य और आंतरिक दोनों थे। तो आंतरिक जो था वो 20 था और बाह्य क्या था 10%, 1/10 था। आगे है विनिमय का साधन देख लेते हैं। तो इस समय जो है इस काल में यानी महाजनपद काल में विनिमय के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन होने लग गया था, परंतु यह वस्तु विनिमय के साथ ही प्रचलित था।
मतलब इस समय भी वस्तु विनिमय क्या है प्रचलित में, एक वस्तु दी दूसरी वस्तु ले ली, इसी तरह का वस्तु विनिमय साधन उपयोग हो रहा था। इस समय वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए करशापण या कहाशण नामक सिक्के का प्रयोग किया गया। मतलब जो सिक्के हैं वो लेन देन में भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन किसी राज्य के द्वारा नहीं किए गए हैं, ये याद रखना है। ये चांदी तथा तांबे को भी का भी हो सकता था। इस पर व्यापारी या शिल्पी की छाप होती थी। तो छाप में हमने अर्धचंद्राकार, हाथी, मछली इस तरह से ही हमने देखे थे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये छाप मिलने वाले, मतलब जो पंचमार्क कॉइन है वो किसी स्टेट या किसी राज्य द्वारा नहीं चलाए गए थे, बल्कि इनका प्रयोग जो है वो क्या है व्यापार के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं नगरों का विकास देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 6 तरह के हमें प्रमुख नगर मिलते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीय काल भी माना जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछे जाए कि द्वितीय नगरीय काल किस समय को बोलते हैं, तो यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही द्वितीय नगरीय सभ्यता, बौद्ध कालीन समय को ही द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और पहली नगरीय सभ्यता पूछें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात सर्वप्रथम इसी काल में साहित्यिक स्रोतों में बृहत नगरों की सूचना मिलती है। जैसे कि तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है। यह ग्रंथ 7वीं ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी के मध्य रचित हुए हैं या बने हैं। इस काल में 60 नगरों की चर्चा है, जिसमें श्रावस्ती, राजगृह, चंपा, तक्षशिला, वाराणसी जैसे 20 बड़े, मतलब 60 नगरों की तो चर्चा है, लेकिन 20 ऐसे नगर हैं जो सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पर क्या है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का उल्लेख, पाटलिपुत्र कोई नगर के रूप में नहीं बल्कि ग्राम के रूप में हुआ है। तो पाटलिपुत्र नगर नहीं है, ग्राम है। अब बौद्ध साहित्य में 6 नगरों की, 6 महानगरों की चर्चा है, जो है राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी। राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, ये सारे के सारे लगभग जो हैं वो मध्य गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान में स्थित हैं। तो आई होप आपको महाजनपद काल का ये अर्थ, उस समय की अर्थव्यवस्था समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि समाज पर आधारित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।